प्रश्न है, क्या आप एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट के रूप में उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। वास्तव में अगर आप देखें तो मेरे अंदर पैरानोइया भी है, क्योंकि मेरे अंदर डिल्यूजन्स हैं और मैं पहले से ही दूसरों लोगों के खिलाफ प्रेजुडिस्ड रहता हूं। जैसे कि कोई आदमी किसी दुकान पर जाए और दुकानदार के किसी सामान बताने के पहले ही, दाम बताने के पहले ही उसको कह दे कि तुम चोर हो। इसका मतलब उसने कुछ डिल्यूजन्स हैं, उसके जो पिछले जीवन के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से वो एक डिल्यूजन में जीता है। वैसे ही मैं भी एक डिल्यूजन में जीता हूं। तो आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है और मैं एक साइकोपैथ भी हूं। साइकोपैथ इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर किसी को भी लेकर के किसी तरीके की कोई एम्पैथी नहीं है। मेरे अंदर किसी को भी लेकर के किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। मैं किसी के भी जीवन को कितना डैमेज कर रहा हूं, उसको कितना दुख दे रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए कितना खुद मैं जिम्मेदार हूं, इस बात का मुझे कोई एहसास नहीं हो पाता। इन सब बातों के प्रति मैं पूरी तरीके से ब्लाइंड हूं। मैं तो सिर्फ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए मैं एक साइकोपैथ भी हूं और मैं एक नार्सिसिस्ट भी हूं। मैं नार्सिसिस्ट इसलिए हूं क्योंकि जब मैं अपने समग्र जीवन को देखता हूं तो चूंकि मैंने अपने बचपन में जो मेरे खिलाफ जो अब्यूजेस हुई, जो अब्यूजेस मैंने फेस की, उन अब्यूजेस के अगेंस्ट मैंने अपनी रियलिटी को ही नकार करके एक भव्यता का स्वांग कर लिया। इसलिए मैं एक नार्सिसिस्ट भी हूं और मेरे अंदर निकोलो मैकियावेली जैसे गुण भी हैं। जैसा निकोलो मैकियावेली कहा करता था, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर था इटली का, और उसने एक किताब लिखी है द प्रिंस। उसमें उसने बताया है कि राजा को कैसे अपनी प्रजा को या जीते हुए देशों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए। तो बड़ी विकृत टेक्निक्स के बारे में उसने बताया है। उसमें से कुछ टेक्निक्स तो ऐसी हैं जिसमें उसने ये कहा है कि आपको जो है लोगों को पढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो आप उनको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके की मैकियावेलियन टेक्निक्स को मैं अपनाता हूं। तो मैकियावेलियन टेक्निक्स या मैकियावेलियन ट्रिक्स को अपनाना भी एक प्रकार की डिजीज ही है। तो मैं इस प्रकार की डिजीज का भी शिकार हूं और इसके साथ साथ मेरे अंदर एक सैडिज्म भी है। यानी मैं अपनी दुष्टता को, अपनी क्रूरता को एंजॉय करता हूं। जब मैं दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देता हूं तो इसमें मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरे व्यक्तियों को कष्ट दे करके ही मैं अपने गोल्स को पूरा कर पाऊंगा, मैं अपने आप को तृप्ति दे पाऊंगा, मैं अपने आप को संतुष्ट भी कर पाऊंगा। जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं तो मैं निकोलो मैकियावेली की तरीके से सोचता हूं। जब मैं अपने पास्ट के बारे में विचार करता हूं, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने पास्ट में जाता है तो मैं पैरानॉइड हो जाता हूं। जब मैं अपने जीवन के प्रेजेंट के बारे में सोचता हूं तो फिर मैं एक साइकोपैथ की तरीके से हो जाता हूं। और जब मैं अपने जीवन का समग्र रूप से विचार करता हूं तो मैं एक नार्सिसिस्ट हो जाता हूं। वास्तव में अगर आप देखें तो ये जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो सैडिज्म है, जो मैकियावेलियनिज्म है, जो नार्सिसिज्म है और जो साइकोपैथी है, जो कि सारे गुण मेरे अंदर हैं, सारे डिसऑर्डर्स मेरे अंदर हैं, अगर इनको सबको, चूंकि मेरे अंदर सब पाए जाते हैं और इसलिए इनको ज्वाइंट नेम एक दिया जाता है मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे नार्सिसिज्म प्रमुखता से होगा। लेकिन शायद ये कहना उचित नहीं होगा कि ये मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म शब्द मेरे साथ एक जस्टिस कर पा रहा है, क्योंकि मेरा सही नाम कुछ दूसरा ही होना चाहिए। इसके ऊपर वेस्ट में रिसर्च चल रही है कि ये सही नाम क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने सही नाम के बारे में आज आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज करूं, क्योंकि मैं जो वास्तव में समझता हूं कि मेरा सही नाम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कहा है, तो ये जरूर उचित होगा कि मैं आपको अपना असली नाम बताऊं। जैसे अगर आप साइबेरिया में चले जाइए तो वहाँ के लोगों को छोटी-छोटी सुविधाएं भी मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पानी पहुँच पाना उनके पास बहुत मुश्किल है। खाना पहुँच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कृषि उनके लिए बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज़ को उगाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इतनी ठंड है कि पानी को गर्म कर पाना उनके लिए एक बड़ी समस्या है। जानवरों को पाल पाना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है।
जबकि आप मैदानी इलाकों में देखेंगे तो ये सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, कोई समस्या नहीं है। उसी तरीके से एक साधारण व्यक्ति तक उसकी आत्मा का जो प्रकाश है वो बहुत आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन मेरे साथ मेरी आत्मा का प्रकाश वैसे ही मुश्किल से पहुंचता है जैसे कि साइबेरिया में रहने वाले लोगों के पास जीवन की सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। तो चूंकि मेरे जीवन में मेरी आत्मा का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, चूंकि मेरे जीवन में डिविनिटी का कोई प्रवेश नहीं है, दिव्यता का कोई प्रवेश नहीं है, दिव्यता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, इसलिए मेरा सही नाम मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म नहीं, नार्सिसिस्ट नहीं, बल्कि मेरा सही नाम असुर है। हमारे शास्त्रों में इसको असुर, इस तरह के लोगों को असुर कह करके बुलाया जाता है। मेरा भी यही सही नाम है, असुर। और वेस्टर्न स्टडीज अगर ठीक से अपनी रिसर्च करेंगी तो ये जल्दी ही नाम बदल करके मेरा नाम असुर रख देंगी। जहां तक मेरे गुणों का प्रश्न है तो क्रूएलिटी या क्रूरता मेरे गुणों में सबसे प्रमुख गुण है। अभी मैं अपने बारे में आपको एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं। एक दिन मैं ऐसे जा रहा था और वहां पे रास्ते में मैंने देखा कि कुछ गेम्स चल रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही विचार आया कि अगर कुछ लोग यहाँ पे जो खेल रहे हैं उनका पैर टूट जाए, उनका सिर फट जाए तो कितना मजा आए। तभी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चार्मिंग हो पाएगा। तो मेरे इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे अंदर क्रूएलिटी कितनी है। मैं लाइफ के हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता हूँ, लाइफ के हमेशा सिचुएशंस का क्रूएल इंटरप्रिटेशन करता हूँ, उनका क्रूएल प्रेजेंटेशन करता हूँ। और इसका कारण ये भी है क्योंकि मेरी लाइफ खुद एक अब्यूज से भरी रही है, और जो मैंने अब्यूज से हासिल किया वही तो मैं दुनिया को लौटाऊंगा। तो ये मेरी क्रूएलिटी मेरी उसी अब्यूज का परिणाम है। और जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी तरीके से उसकी सेल्फ स्टीम को कुचल दूं। तो इसके लिए मुझे अपने आप को एक बहुत ही भव्य और एंटाइटल्ड व्यक्ति बना करके प्रस्तुत करना पड़ता है। तो मैं उसके सामने एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता हूँ भव्यता का, ग्रैंडियोसिटी का, कि उसकी सेल्फ स्टीम मेरे सामने पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो जाए। और मैं उसकी सेल्फ स्टीम को कुचलता हूँ, तभी तो मैं उसके जीवन को कंट्रोल कर पाता हूँ। तो मेरे साथ कभी भी कोई अगर व्यक्ति बैठेगा तो मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, ऐसा फ्राउनिंग फेस और इस तरीके से अपने आप को, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है जिससे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरे सामने तुरंत सरेंडर हो जाए, थ्रेटेंड हो जाए। सरेंडर शायद सही शब्द नहीं होगा, थ्रेटेंड हो जाए मेरे सामने। तो मैं एक थ्रेटनिंग इफेक्ट क्रिएट करता हूं दूसरे लोगों की जिंदगी में, ताकि मेरा एक थ्रेटनिंग इम्पैक्ट इस प्रकार उनके जीवन में जाए, थ्रेटनिंग सिग्नेचर उस तरीके से उनके जीवन में जाए कि वो जब भी मुझे मिले तो मेरे सामने सरेंडर्ड रहे, मेरे सामने सिर उठाने की उनकी हिम्मत ना पड़े। तो मैं इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करता हूँ। और फैमिली डिस्प्यूट्स में तो मेरी क्रूएलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट फैमिली डिस्प्यूट्स तो मेरे लिए उस तरीके से कुछ हैं कि जैसे कि कीचड़ में जो है, जैसे सुअर जो होता है वो जितना कीचड़ में वो लपेटता है, जितना कीचड़ में कूदता है, उतना ही उसको मजा आता है। वैसे ही फैमिली डिस्प्यूट्स तो मेरे लिए एक तरीके का माइंड को मेरे रिलीज करने का, मेरे स्ट्रेस को रिलीज करने का एक ग्राउंड मात्र है। तो मैं फैमिली डिस्प्यूट्स में तो सिर्फ अपना स्ट्रेस रिलीज करता हूँ। मुझे तो मजा आता है, जैसे एक सुअर को मजा आता है कीचड़ में लौटने में, वैसे ही मुझे उसमें मजा आता है। तो मैं हर तरीके से अपने पार्टनर को ह्यूमिलिएट करता हूँ, उसकी फैमिली को ह्यूमिलिएट करता हूँ, उनको टेरराइज करता हूँ। और इतना ही नहीं, मेरी कुछ और मेन क्वालिटीज हैं। मेरे अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। और बड़ों की इज्जत के बारे में अगर बात किया जाए तो ये तो हास्यास्पद ही है मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी भी बड़े वगैरह की इज्जत तो करता ही नहीं हूँ। उनको, उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग टोन में बात करना या उनको अगर मार भी दूं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सामाजिकता की मुझे कोई परवाह नहीं है, और नैतिकता की मुझे कोई परवाह नहीं है, और अपने से बड़ों को की मैं कोई परवाह नहीं करता, और सामाजिक मापदंडों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तो एक तरीके से मैं एक तरीके का ए मोरल और ए सोशल जीवन जी रहा हूँ, गैर सामाजिक और गैर नैतिक जीवन। ये मेरी कुछ प्रमुख गुण है। अब आपसे अपने बारे में क्या बताएं। आप लोग तो जानते हैं कि मुझे एक पैसे वाला आदमी, रिच व्यक्ति बनना कितना ज्यादा पसंद है।
और जब तक मैं रिच नहीं होऊंगा तब तक मैं कैसे पावर गेन कर पाऊंगा। इनफैक्ट ये रिच बनना, रिसोर्सेस पैदा करना, गाड़ियां खरीदना, दूसरों के सामने शो ऑफ करना, ये सब पावर वेल्ड करने का ही तो मेरा एक टूल है। मूल मेरा गुण यही है कि मैं दूसरों के ऊपर पावर वेल्ड करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, अमीर बनने का प्रयास करता हूँ। वैसे भी मैंने काफी पैसा पैदा कर लिया और भी पैसा पैदा करना चाहता हूँ। मेरा पैसा पैदा करने की मेरी भूख जो है वो कभी कम नहीं होती। और पैसे का तो मैं इस्तेमाल सिर्फ लग्जरीज पैदा करने के लिए नहीं करता हूँ। पैसे का इस्तेमाल मैं सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं करता हूँ। पैसे का इस्तेमाल मैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं करता हूँ। मेरी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिससे कि मैं पैसे के इस्तेमाल से दूसरे के जीवन को भी नियंत्रित करता हूँ। जैसे मैं अपने पार्टनर को इस तरीके से ट्रीट करता हूँ कि उसको जरूरी सामानों को खरीदने में भी पैसा मुहैया ना हो, पैसा अवेलेबल ना हो, ताकि उसके ऊपर एक दबाव पैदा हो और वो मेरे कंट्रोल में रहे। तो इसलिए मेरी मनी हैबिट्स कुछ इस तरीके की हैं कि मैं पैसे को एक थर्मोस्टेट की तरीके से यूज करता हूं ताकि मैं दूसरे को के ऊपर पावर वेल्ड कर सकूं। और सीधी खुली पावर को भी मैं पसंद करता हूं ताकि मैं उसका ब्रेजेंट डिस्प्ले कर सकूं, बेशर्म की तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर सकूं और दूसरे को पूरी तरीके से कुचल सकूं। तो इसीलिए मेरे लिए सारे रिसोर्सेस पैदा करना, दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाना और एक साइकोपैथ की तरीके से इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करना, सिंगल माइंडेडली प्रयास करना, इसमें चाहे दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाए लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं चलता है कि दूसरे लोगों को का क्या दुख दर्द है और कितना मैं दूसरे लोगों के जीवन को डैमेज कर रहा हूं, इसकी मुझे कोई परवाह ही नहीं। तो मैं एक साइकोपैथ की तरीके से गोल ओरिएंटेड हूँ। मुझे तो सिर्फ अमीर बनना है, मुझे सिर्फ पावर वेल्ड करना है, मुझे सबको कंट्रोल करना है, सबको अपनी आग सामने झुकाना है और मेरा ये गोल, इसको मैं किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता हूँ। किसी भी, जिसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं उसे करूंगा। दूसरे लोगों के जीवन को चाहे जैसा डिस्ट्रॉय करना पड़े मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। उन सब चीजों में पीछे नहीं हटूंगा मैं। आपने देखा होगा कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहां पर जो यंग कपल्स हैं जब जाते हैं तो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख देते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं, कभी आपने विचार किया है? ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पैथेटिक डिजायर है, एक दयनीय इच्छा अपने प्रेम को इमॉर्टलाइज करने की, अपने प्रेम को एक अनंतता देने के लिए, जैसे कि उनका प्रेम समय से ऊपर उठ जाए, उसका कभी अंत ना हो। तो वास्तव में तो हम अपने प्रेम को अनंतता कैसे दे सकते हैं? हम अपने प्रेम को अनंतता तब दे सकते हैं जब हम अपनी पॉजिटिवनेस और अपने ईगो को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इन साधारण लोगों के पास ये क्षमता नहीं होती कि ये अपनी पॉजिटिवनेस और अपने ईगो को कंट्रोल करके अपने प्रेम को अनंतता दें। तो ये प्रेम को कैसे अनंतता देते हैं? चाक से या पत्थर से मॉन्यूमेंट के ऊपर लिख देते हैं अपने प्रेम कहानी को, और इस प्रकार मॉन्यूमेंट की अनंतता के साथ, मॉन्यूमेंट की हिस्ट्रिसिटी के साथ अपने प्रेम को भी जोड़ देते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे कि जैसे कि ये मॉन्यूमेंट जितना पुराना है उतना ही, जितने समय तक ये मॉन्यूमेंट रहेगा उतने समय तक इनका प्रेम भी रहेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही। मैं इस काम को दूसरे तरीके से करता हूं। मैं बड़े बड़े लोगों को कर हमेशा अपने कॉन्टैक्ट्स का हवाला देता हूं कि फलाने मुझे जानते हैं, फलाने गृह मंत्री मुझको जानते हैं, वित्त मंत्री मुझे जानते हैं, फलाने बड़े आईएएस मुझे जानते हैं, फलाने बड़े एकेडमिशियंस मुझे जानते हैं, मुझे बड़े नोबेल प्राइज विनर्स जानते हैं। इस तरीके से मैं बड़े बड़े लोगों का नाम, इसे कहते हैं नेम्स ड्रॉपिंग, तो ये मेरी आदत है, नेम्स ड्रॉपिंग करना। तो ये क्यों मैं करता हूं नेम्स ड्रॉपिंग? मैं दूसरा किसी भी व्यक्ति के साथ बैठूंगा जिसे मुझे काबू करना है तो मैं तुरंत बड़े बड़े लोगों का रेफरेंस देने लग जाता हूं कि ये मुझे जानते हैं, ये मैं इनके साथ लंच करता हूं, मैं इनके साथ डिनर करता हूं, ये तो मेरे लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार हैं।
और इस तरीके से मैं दूसरे को थ्रेटन करता हूं बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर के। और ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, बड़े लोगों से मेरा संबंध है। बड़े लोगों से मैं कैसे संबंध बनाता हूं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मेरा बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने का तरीका ये है कि जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं उनके सामने दो डबल फेस रखता हूं। पहला फेस मेरा होता है सरेंडर का, और दूसरा फेस होता है मेरा एक्सट्रीम सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को देने का। तो मैं जब अपने आप को एक्सट्रीम सेल्फ रिस्पेक्ट भी देता हूं और सरेंडर भी करता हूं, तो जो बड़ा आदमी होता है जिससे मैं बात कर रहा होता हूं, वो समझ नहीं पाता है कि मैं किस टाइप का आदमी हूं, और उसका कौतूहल मेरे अंदर थोड़ा बढ़ता है। और साथ ही साथ जैसे मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहा हूं वैसे वो भी मुझे रिस्पेक्ट देने लग जाता है। और इस प्रकार मैं उसको ये बताने में सफल हो जाता हूं कि मेरे जैसा रिस्पेक्टफुल आदमी उसके जीवन में भी कुछ काम आएगा, जैसा कि मैं एटलीस्ट इनवर्डली ये प्लान करके गया हूं कि मैं उसे कैसे यूज करूंगा। वास्तव में अगर इन सब संबंधों के बारे में आप थोड़ा सा देखें तो ये जो बड़े लोग हैं इनके साथ मेरे संबंध कभी काम नहीं आते। तो ये जो बड़े लोग हैं इनका मैं इस्तेमाल किस लिए करता हूं? मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए करता हूं ताकि मैं इनका नाम ले सकूं और इनके नाम के सहारे दूसरे को दबाव में ले सकूं, उसे थ्रेटन कर सकूं, ताकि उसकी बाउंड्रीज को मैं डिस्ट्रॉय कर सकूं और उसकी लाइफ के अंदर ट्रांसग्रेस करके, उसकी लाइफ के अंदर पेनेट्रेट करके, उसकी लाइफ के अंदर प्रवेश करके उसके जीवन को नियंत्रित कर सकूं और जो अपना एजेंडा है उसको लागू कर सकूं। मैं तो क्राइम करने से भी बहुत ज्यादा डरता नहीं हूं। हाँ, चूंकि मैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं, एटलीस्ट मैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हूं, तो मैं प्रॉक्सीज को यूज करता हूं क्राइम करने में। और ये प्रॉक्सीज कोई भी हो सकते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि मेरा शिकार बन चुके हैं, मेरे ऊपर को डिपेंडेंट्स हैं, या वो लोग भी हो सकते हैं जिनको कि मैंने कन्विंस कर लिया है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं और मेरे एजेंडे को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि एक फ्लाइंग मंकी की तरीके से मेरे लिए काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को भी यूज करता हूं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके लिए मैं एंटी सोशल भी हो जाता हूं, क्रिमिनल भी हो जाता हूं, और उसमें मैं हेजिटेट नहीं होता हूं। अब मैं थोड़ा सा जरा उदाहरण बताए करके आपको मैं समझाऊं कि मैं किस तरीके से काम करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास आए और आपने बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मुझको पकड़ ले। तो मैं आपको ये कंसोल करूंगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर पुलिस आपको कभी पकड़ने आती है तो आप मेरे पास बात कीजिएगा और मैं जो है उसको रुकवा दूंगा, क्योंकि पुलिस के बड़े ऑफिसर्स मुझे जानते हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कंसोलेशन हो गया कि आप मेरे जैसे प्रमुख व्यक्ति के सामने आए जिसके पास इतना संपर्क है कि वो तुरंत रुकवा देगा अगर पुलिस मुझको अरेस्ट करने के लिए आती है। ऐसा आप सोच करके थोड़ा कन्विंस होकर के चले गए। डर तो अभी भी आप रहे हैं। अब जब आप चले गए तब मैंने क्या काम किया? मैंने अपने किसी को डिपेंडेंट को, यानी जिस व्यक्ति को मैंने शिकार बनाया उसको बुलाया, या किसी फ्लाइंग मंकी को बुलाया, और उससे मैंने कहा कि इसको पुलिस ऑफिसर बन करके तुम फोन करो और इसको धमकाओ कि तुम इसको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो। और फ्लाइंग मंकी जो आपको फोन करेगा कि मैं तुमको अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूं और तुम कहां हो, अपनी लोकेशन बताओ, आप सूखे पत्ते की तरह थर 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 कांपने लगे। और तब आपने मेरे पास फोन किया। जब आपने मेरे पास फोन किया तब मैंने ये कहा कि अरे, ऐसा तुमको अरेस्ट करने पुलिस आ रही है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं इसको हैंडल कर लेता हूं उस मामले को। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद फोन किया आपको और मैंने ये बताया आपको कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को हैंडल कर लिया है। पुलिस ने कहा कि उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी वो आपको अरेस्ट करने से रोकेगी अपने आप को, लेकिन मैंने पुलिस को 10,000 रुपए दे दिए हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, आप आराम से बैठिए। तो इस तरीके से आप जो है मेरे लिए ग्रेटिट्यूड का भी शिकार हो गए और तुरंत 10,000 रुपए भी लेकर के मुझको आए, और आपने मुझे कहा कि ये 10,000 रुपए रखिए, जो आपने पुलिस को दिया है, एटलीस्ट आपने मुझे पुलिस से बचा लिया। तो ये मेरे रिलेशंस की असलियत है। अगर आप मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो उस प्रॉब्लम को आपके अगेंस्ट किस तरीके से वेपनाइज करना है जिससे कि आपको
टेरराइज किया जा सके, आपके जीवन को ध्वस्त किया जा सके, इसके लिए मैं किसी भी तरीके की टेक्निक अपना सकता हूं। एंटी सोशल भी मैं हो सकता हूं, क्रिमिनल भी हो सकता हूं, प्रॉक्सीज को भी मैं यूज कर सकता हूं, और आपके जीवन को मैं नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। फिर अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं जिससे कि आप ये समझ सकें कि मैं किस तरीके से काम करता हूं, चूंकि मैं क्राइम और एंटी सोशल बिहेवियर इन सब चीजों से गुरेज नहीं करता हूं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हूं ही। मैं किस तरीके कितना नीचे गिर सकता हूं, जरा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे बारे में थोड़ा जान गए कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूं। आपका बच्चा मान लीजिए स्कूल से वापस आ रहा है और मेरा बच्चा जो है वहीं बगल में खड़ा है। मैंने अपने बच्चे को पहले ही समझा दिया कि इनका लड़का बहुत बदमाश है, तुम ऐसा करो डंडा उठा करके इनके लड़के के 2-4 डंडे मार दो। अब मेरा लड़का गया, आपके लड़के के 2-4 डंडे मार दिया, आपके बच्चे की चोट लग गई। अब आप घबरा गए, आपने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, ये कुछ भी करवा सकता है। जबकि मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपना बदला ले लिया। अब आप मेरे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। तो मैं इस तरीके की चालें चलता रहता हूं, और क्रिमिनल बिहेवियर करने से भी मैं कभी चूकता नहीं हूं। और अपने परिवार में तो मैं और भी बहुत गहरी चालें चलने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी अपने परिवार को या पार्टनर को के किसी मेंबर को जो है मुझे इंटीमिडेट करना है, तो मैं उसके लिए उसमें भी मैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे अंधेरे में मैं चुपचाप खड़ा हूं, और वो जो मेरा पार्टनर है या परिवार का कोई सदस्य है वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का है, और मैं अंधेरे में एकदम से उसके पीछे जाकर के चिल्ला दिया। अब वो बुरी तरीके से घबरा गया, और उसके बाद उसने कहा शायद इधर कोई चोर है या इधर कोई खतरनाक आदमी। तो मैं ये टॉर्च लेकर के गया उसको ढूंढने, और इस तरीके से मैंने उसको पूरी तरीके से इंटिमिडेट कर दिया, और बाद में बोला कि हाँ ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे इस तरीके से चोर आते रहते हैं, इस तरीके से डकैत आते रहते हैं, इस तरीके से, और उसको डरा दिया। तो ये सारे मेरे कुछ क्रिमिनल इंटिमिडेशंस या टेक्निक्स हैं जिसको कि मैं इस्तेमाल करके दूसरे को किसी भी हद तक उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास तो रिवॉल्वर का लाइसेंस भी है। अब मैं रिवॉल्वर का भी इस्तेमाल जो है लोगों को डराने में करता हूं। जैसे एक बार तो मैं ऐसे जा रहा था, तो बस ड्राइवर को मैंने रिवॉल्वर लगा दी, और आप मेरे बगल में बैठे हुए थे, तो आप घबरा गए, आप डर गए, और उसके बाद मैंने बस ड्राइवर के ऊपर से रिवॉल्वर हटा ली। लेकिन मेरा उद्देश्य ड्राइवर को उतना डराना नहीं था, मेरा उद्देश्य डराना आपको ही था। तो इस तरीके से मैं टेरराइज करता हूं दूसरे को। और अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें एक तरीके से क्रिमिनल हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करता हूं कि मैं दूसरे को क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहा हूं कि नहीं, दूसरे को क्रिमिनली डरा रहा हूं कि नहीं, कि मेरा बिहेवियर एंटी सोशल है कि नहीं। इन सब चीजों के प्रति मेरे अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। अब चूंकि मैं आपके सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो एक आपके सामने कन्फेशन भी करना था। वैसे ये बात किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन आपके सामने बताना पड़ रहा है। मैं दूसरे को डराता तो बहुत हूं, लेकिन मैं खुद भी बहुत डरा हुआ हूं। और आप लोग तो, कोई अगर आपको थ्रेटन करे तो डरते हो, मैं तो ऐसे ही डरता रहता हूं। और एक बात तो और आपको सीक्रेटली बताना चाहता हूं, वो ये है कि मैं डर की गोली भी खाता हूं। और मैं हर तरीके की क्रिमिनलिटी में और एंटी सोशल एक्टिविटीज में जानने में घबराता नहीं हूँ, प्रॉक्सीज को भी यूज करता हूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। और अगर पुलिस के डंडे मुझे पड़ जाएं तो मेरा सारा मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म खत्म हो जाता है। और पुलिस के डंडे से, हालांकि ये कहना गलत होगा कि मेरा नार्सिसिज्म खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म कोवर्ट नार्सिसिज्म बदल जाता है। मैं खुलेआम फिर कुछ नहीं करता हूं। एक बार अगर डंडा थाने में मुझे पड़ गया तो फिर मेरा काम खत्म हो जाता है। अब आप खुद ही जरा सोचिए, एक बार आप जेल में आए थे ना मुझसे, एक बार तो मैं जेल भी जा चुका हूं। जेल में आप जब मुझसे मिलने आए थे, तो मैं तन करके खड़ा था, तो आप मुझे देख करके घबरा करके बाहर चले गए थे, ये सोच करके कि मुझे जेल में भी मैं वैसे ही खड़ा हूं जैसे
बाहर खड़ा रहता हूँ अकड़ करके, लेकिन ये आपकी निगाह का भ्रम था। वो मैं नहीं था, वो तो एक जेल का ऑफिसर था जो तन करके खड़ा था। मैं तो उसके बगल में उकड़ू बन करके बैठा हुआ था। जेल में जाते ही मैं उकड़ू हो जाता हूँ, मेरी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। तो जेल से मैं बहुत डरता हूँ और पुलिस की मार से मुझे बहुत डर लगता है। इनफैक्ट किसी भी तरीके की मार से मुझे बहुत डर लगता है। अगर कोई सीधे मुझे मारना शुरू कर दे तो मेरा सीधा जितना मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म है ये सब मेरा हवा हो जाता है। बस मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि ये मेरा नार्सिसिज्म नहीं खत्म होता। इसका रूप बदल जाएगा लेकिन मेरी टॉक्सिसिटी नहीं खत्म होती। मैं चाल चलने से बाज नहीं आता हूं। बस अगर मार पड़ जाए, जेल चला जाऊं, तो ओपनली मैं उसका डिस्प्ले नहीं करता हूं। मेरे बाकी सारे डिसऑर्डर शांत हो जाते हैं, लेकिन मेरा नार्सिसिज्म शांत नहीं होता। ये चाले चलने की मेरी आदत लगातार बनी रहे। मुझे कोई छोड़ करके नहीं जाता कभी। इसका कारण ये नहीं है कि मैं मेरी पर्सनैलिटी में कुछ चार्म है या मेरी बहुत पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है या ऐसा कुछ है। मुझे ना छोड़ करके जाने का कारण है डर। मेरे जितने भी को डिपेंडेंट्स हैं वो हमेशा ये इस तरीके की कंसीडरिंग का शिकार रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे थोड़ा कम सम्मान दिया या मेरे बारे में कुछ कम सोच रहे हैं। वो इतना मुझसे डरते हैं कि वो मेरे बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मुझे उन्होंने किसी तरीके से ऑफेंड कर दिया हो, आज मुझे उन्होंने मेरे सामने किसी तरीके से मेरा सम्मान आज कम कर दिया हो। तो मेरे सामने लगातार मेरी तारीफ करते रहते हैं, मेरी हर तरीके की डिमांड्स को पूरा करते रहते हैं। और ना सिर्फ इतना ये डिमांड पूरी करते रहते हैं, बल्कि हमेशा अंदर से अपने मन में घबराया भी करते हैं कि कहीं आज मैंने अपनी सोच का डोज जो है आपको लेकर के अपने सोच के डोज में कुछ कमी तो नहीं कर दी। मुझे तो लगातार अपनी सोच को बढ़ाते जाना है आपके लिए, कहीं आपके सम्मान में तो मैंने कोई चीज कमी नहीं कर दी। तो इस प्रकार से जो मेरे को डिपेंडेंट्स होते हैं, जो मेरा शिकार होते हैं, जो मेरे टारगेट्स होते हैं, उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है धीरे धीरे कि वो अपने नेचुरल सेल्फ में ही नहीं रह जाते। और जब कोई व्यक्ति अपने नेचुरल सेल्फ में ही नहीं रहता है, हमेशा मेरे टेरर में रहेगा, अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे वो अपना मेंटल बैलेंस लूज करने लग जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि उनके बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जो है जाप करें। जब वो जाप करेंगे तो उनका जो इंटरनल टेरर है वो इंटरनल टेरर खत्म हो जाएगा। जब इंटरनल टेरर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं उसके सामने इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई है वो दूसरे के टेरर से ही आती है। और अगर उसने जाप करके अपना टेरर खत्म कर दिया तो मेरी नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद हो जाती। उसके बाद वो अगर चाहे मुझको मेरी चाहे चापलूसी करे या मेरा सम्मान करे, मुझे कोई उससे फिर फायदा नहीं मिल पाता। वो मेरे लिए वो आदमी किसी काम का नहीं है। वो मुझे इंटरेस्ट नहीं रह जाता मेरे लिए उसको उसको लेकर के कोई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट दूसरे को टेरराइज करने में ही है। जब तक मैं दूसरे को टेरराइज नहीं करूंगा तब तक तो मैं उसकी लाइफ को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अगर वो टेरराइज्ड नहीं है, मुझे इंटरनली अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो बस फिर वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरा आप अगर एक सीक्रेट जानना चाहते हैं तो वो ये समझ लीजिए मेरी नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद करने का, वो ये है कि अपना इनवर्ड रिएक्शन बंद कर दीजिए, अपना अंदरूनी रिएक्शन बंद कर दीजिए। अंदरूनी रिएक्शन बंद करने का तरीका क्या है? अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं मुझको देखते ही जो आते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स को रोक दीजिए, तो आपके नेगेटिव इमोशंस बंद हो जाएंगे। नेगेटिव इमोशंस बंद हो जाएंगे तो आप डरना बंद हो जाएंगे। डरना बंद हो जाएंगे तो मेरे सामने आप सिर्फ एक तरीके का रोल प्ले करेंगे, एक तरीके का नाटक करेंगे सिर्फ मुझे देख करके मेरा सम्मान देने का। उससे मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिलती है। तो फिर आपकी रेखा मेरी रेखा से बड़ी हो जाएगी, और अगर आपकी रेखा मेरी रेखा से बड़ी हो गई तो मेरा जो नार्सिसिज्म है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मैं फिर आपको उस तरीके से मेरा नार्सिसिज्म आपको प्रभावित नहीं कर सकता, अगर सिर्फ आप अपने थ्रेट परसेप्शन को रोक सकें, जाप करके सिर्फ अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को रोक सकें। और अगर आपने जाप करके अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को रोक लिया और थ्रेट में नहीं रहे, तो मैं ऐसे लोगों से काफी डरता हूं। और ब्रह्मनिष्ठ लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर कोई मेरी आंख में आंख डाल करके देखता है तो मेरी रंगत बदल जाती है, और मैं इंसान नहीं रह जाता हूं, मैं एक जानवर हो जाता हूं। लोगों को ये पता नहीं है कि मैं एक्चुअली एक सांप हूं। मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ही एक सांप है, मैं एक सर्प हूं।
और मेरी आंख के अंदर मेरा जो सर्प भाव है वो परिलक्षित हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मेरी आंख में आंख डाल करके देखे तो फिर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और मेरा सर्प भाव जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हवा हो जाता है मेरा सर्प भाव और मैं फिर चुपचाप किनारे हो जाता हूं। तो अपने टेरर को दूर करना ही एक तरीका है जिससे कि मेरी नार्सिसिस्टिक सप्लाई को रोका जा सकता है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। जहां तक मेरे बहस करने का सवाल है या मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करने का सवाल है, तो आप ये यकीन जान लीजिए कि मैं पागलपन की हद तक अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पुश करता हूं। पागलपन की हद तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पुश करता हूं। आप घबरा जाएंगे लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पुश करना बंद नहीं करूंगा। लगातार मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पुश करता रहता हूं। और बहस करने की मेरी स्ट्रेटजी तो समझ लीजिए। मेरी बहस करने की स्ट्रेटजी ये है कि आप जब सीरियस हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, जब आप थ्रेटेंड हो जाते हैं, तो फिर मैं जोर जोर से हंसने लगता हूं बकासुर की तरीके से। तो ये जब आपके सीरियस होते ही जब मैं हंसना शुरू कर देता हूं तो बस आप तुरंत टूट जाते हैं। तो मेरी ये स्ट्रेटजी है, पहले से ही ये एकदम याद कर लीजिए। जैसे ही मैं आप सीरियस हुए और जब आप बहस करते हैं, आप क्या है, क्यों आप सीरियस होते हैं? आप फैक्ट्स बता रहे हैं और मैं आपके फैक्ट्स की तरफ को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दे रहा हूं। आपके तथ्यों के ऊपर कोई विचार ही नहीं कर रहा हूं, आपके तथ्य को भी रिजेक्ट कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि सूरज पूर्व से निकलता है और मैं आपके ऊपर हंसने लगूं, तो आप ये सोचेंगे कि सूरज पूर्व पूर्व से निकलता है, ये तो एक सच है, इसके ऊपर ये क्यों हंस रहा है? तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं तुरंत और आपकी समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। और जब ये आप इस तरीके से नर्वस हो जाते हैं तो मैं और जोर जोर से आपके ऊपर हंसने लग जाता हूं। तो ये मैं आपको तोड़ने की मेरी स्ट्रेटजी है। तो मेरा बहस करने का तरीका ही यही है, इसको समझिए। तो आप क्या करें जो मेरे साथ बहस के, पहली बात तो मेरे साथ बहस में एंगेज मत होइए। लेकिन अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं या कुछ आपको बोलना पड़ भी रहा और बहस की शुरुआत मैं कर रहा हूं, तो आप याद रखिए कि मेरा कम्युनिकेशन हमेशा इनसिंसियर होता है। तो आप भी इनसिंसियर कम्युनिकेशन करने की आदत डालिए। जैसे मैं आपको ये धमकी दूं कि मेरी इजाजत के बिना तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत भी कैसे हुई, तो आप कहिए अरे नहीं भाई, मैं आपके इजाजत के बगैर कैसे बाहर जा सकता हूं, वही रिपीट कर दीजिए। या फिर मैं कहूं कि मैं मुझे जानते हो तुम कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूं, तो फिर आप बोलिए कि हाँ भाई ये बात तो है ही है। फिर मैं बोलूं कि तुमने जानते हो कि मैंने दूसरे लोगों का किस तरीके से हस्र किया है, तो आप तुरंत बोलिए हाँ भाई आपने तो हस्र किया है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से जब आप इनसिंसियर कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे मेरे साथ, तो फिर तुरंत मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और मैं उसमें फिर उसके बाद जो है उसमें आप बहस में मेरा कोई रुचि नहीं रह जाती। लेकिन बहस में आप क्या काम करते हैं, आप सीरियस बातें करने लग जाते हैं, आप उसमें डिफेंसिव हो जाते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, आप अपना सेल्फ जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं और बस उसी में मुझे मजा आने लग जाता है। क्योंकि तब मैं समझ जाता हूं कि अब आप सीरियस हो चुके हैं और फिर मैं बकासुर की तरीके से जोर जोर से हंसने लगता हूं और आप जो है मेरी हंसी से ही टूट जाते हैं। तो मेरा बहस करके दूसरे को कंट्रोल करना ये मेरी पर्सनैलिटी का एक मेन डिसऑर्डर है, एक मेन मेरा क्वालिटी है। इसको आप ठीक से समझिए और आप इनसिंसियर कम्युनिकेशन का जवाब इनसिंसियर कम्युनिकेशन से जब देना सीख जाएंगे। इनसिंसियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करने लगिए। इनसिंसियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि उसमें आपको कोई एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं है, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं बस उसी को आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए और इस तरीके के रोल प्ले से आप अपने आप को धीरे से डिसंगेज करके किनारे हो जाइए। यही तरीका है मेरे साथ बहस करने का, वरना आप उसमें फंस जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप मुझसे बात करें तो आप ये बात याद रखिए कि मैंने जो भी आपसे शिकायतें की हैं, जो भी मैंने मुझे आपसे शिकवे हैं, जो भी मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो सब फेक हैं। ये सारे मेरे प्लान का हिस्सा है आपको कंट्रोल करने के लिए। मेरी बीमारी और डिसऑर्डर के चलते मैंने ये सारी बातें कही। इससे मेरे बारे में पता चलता है, आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो आप इसको क्यों पर्सनली लेते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप मेरी बातों को, मेरे इल्जाम को, आपके परिवार के बारे में जो मैंने बात कही है, जो पीछे मैंने क्रिमिनल बिहेवियर आपके साथ किया है, इसको लेके कोई अकाउंट अपने दिमाग में मत बनाइए। क्योंकि मैंने माया का एक बकासुर हूं ना मैं, तो मैंने माया का एक ताना बाना अपने आसपास रचा हुआ है।
उस ताने बाने से मेरे बारे में पता चलता है, आपके बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो जो मेरा बिहेवियर है इसके प्रति आप एक एक्सेप्टेंस रखिए, इसे कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस क्यों रखेंगे आप? रेडिकल एक्सेप्टेंस इसलिए आपको रखने की जरूरत है क्योंकि इससे आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो आप क्यों डिफेंसिव होते हैं, आप क्यों अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, आप क्यों एंगेज करते हैं? क्योंकि आप जान जाइए कि अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप रिलेशनशिप में मुझे छोड़ करके जा सकते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये सारा ताना बाना मेरा है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की ना कोशिश कीजिए, ना अपने आप को कोई आप मेरे द्वारा लगाए गए इल्जामों को सीरियसली लेने की कोशिश कीजिए। काश कि मैं ये चाहता हूं कि आप ये देख पाएं कि ये सब ताना बाना मेरा है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो पहला स्टेप है। दूसरी बात यह है कि अगर आप परिवार में हैं तो मैं जो टेरर क्रिएट करता हूं, ये टेरर साइकोसिस आपको काफी परेशान कर सकती है। इसलिए आपको जो है एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करने की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर मेरा बिहेवियर क्रिमिनल हो गया तो आपके कुछ फ्रेंड्स, आपका कोई सपोर्ट, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, आपके आसपास के लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए जिनको कि आप रिकॉल कर लें, बुला लें। और अगर क्रिमिनलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप पुलिस को भी बुला सकते हैं। और अगर पुलिस को बुलाना संभव नहीं है तो आप, या आप नहीं चाहते हैं कि इससे रिलेशनशिप में आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ जाए या आपको बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर अगर कोई दिक्कत आ सकती है, ये सब सोच रहे हैं अगर, तो आप एटलीस्ट कुछ लोगों का सपोर्ट रखिए, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट रखिए। अगर आपके फैमिली मेंबर्स मुझे कन्फ्रंट करेंगे तो मैं चाहे जितना टेरराइजिंग हूं, मैं तुरंत, मेरी सिट्टी पिट्टी अंदर से गुम हो जाती है, भले ही मैं चाहे कितना ये दिखाने की कोशिश करूं कि मेरे ऊपर कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिए, फैमिली मेंबर से कन्फ्रंट करने का कोई असर नहीं है, ऐसा मत सोचिए, इसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। और फैमिली मेंबर से ये कहिए कि इस तरीके से बात करें कि नहीं भाई हाथ नहीं उठा सकते हैं, नहीं भाई गाली नहीं दे सकते हैं, बात करिए, इस तरीके से बात करेंगे तो उसका असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसका कोई असर नहीं पड़ता, इस बात को समझिए। और साथ ही जाप कीजिए, बेली ब्रीदिंग कीजिए, ताकि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। जब आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर समझ पाएंगे तो धीरे धीरे जो है आप का जो लेवल ऑफ बीइंग है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और फिर टेरर का आपके ऊपर उस तरीके से असर नहीं होगा और मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिलेगी, तो आप मेरे लिए वैसे भी कुछ एक टारगेट की तरीके से नहीं रह पाएंगे और मेरा नार्सिसिज्म आपकी दृष्टि से या आपके परिप्रेक्ष्य में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो बेवजह बेवजह बात मत कीजिए, अपने लाइफ के सीक्रेट्स को मत बताइए। अगर मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाता हूँ, आपकी फैमिली के ऊपर कुछ इल्जाम लगाता हूँ, तो उसको आप जान लीजिए कि ये मेरे डिसऑर्डर की वजह से है, उसको सीरियसली ना लीजिए और उसको पर्सनली ना लीजिए। और जब आप उसको पर्सनली नहीं लेंगे तो एटलीस्ट आप सैनिटी के साथ जी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप हमेशा सेकंड ओपिनियन लीजिए अपने बारे में, क्योंकि जब कोई कंटिन्यूअसली किसी की आलोचना करता रहता है, उसके बारे में बुरा कहता रहता है, तो उससे मेरे दिमाग में भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एक दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस तो क्रिएट हो ही जाता है कि नेगेटिविटी भर जाती है दिमाग के अंदर। अपने बारे में आदमी नेगेटिव सोच भी सकता है क्योंकि हम आखिर में तो हैं इंसान ही, तो हमें दूसरे लोगों से बात करके अपने बारे में पूछते रहना चाहिए, सेकंड ओपिनियन लेते रहना चाहिए। इससे जब वो कहेंगे कि नहीं हम एक अच्छे और स्वस्थ आदमी हैं, तो फिर हम आसानी से अपने आप को मैनेज कर सकेंगे और हम इनके टेरर से मुकाबला कर सकेंगे। याद रखिए, आपको जैसा अपना फिज बाहरी रिएक्शन आपका जैसा है, बाहरी प्रतिक्रिया आपकी जैसी है, उसको वैसा चलने चलने दीजिए। बस आप अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया को या अपने इंटरनल रिएक्शन को, अपने नेगेटिव इमोशंस को आप रोकिए, तो आप इनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई को भी रोक सकेंगे।